सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में पेट्रोल हर हफ्ते महंगा होता जा रहा है और उसकी एक बड़ी वजह पेट्रोलियम लेवी है, जो कि सिर्फ अब एक टैक्स नहीं रही बल्कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी रेवेन्यू मशीन बनती जा रही है। फिस्कल ईयर 2025-26 के पहले 9 माह में हमने ये देखा कि पेट्रोलियम लेवी की मद में 1.2 खरब रुपए से जायद वसूल किए गए, जबकि 10 माह में ये रकम बढ़कर 1.3 खरब से जायद हो जाती है। अब ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पर जाहिर करती है कि हुकूमत IMF टारगेट पूरे करने के लिए बराह रास्त फ्यूल पर रिलाय कर रही है और इसे बढ़ाती जा रही है। अब हुकूमत ने करंट फिस्कल ईयर के दौरान पेट्रोल और डीजल पर लेवी की परसेंटेज कई मरतबा बढ़ाई है। जो इस वक्त लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक पेट्रोलियम लेवी 117 रुपये फी लीटर से ऊपर जा चुकी है। अब दूसरी तरफ हम आलमी मंडी में देखते हैं तो इस वक्त ब्रेंट ऑयल की कीमत $100 के आसपास ट्रेड कर रही है। कभी ये $2-3 ऊपर जाती है, कभी उसके अराउंड आ जाती है। फिर पाकिस्तान में मजीद कीमतों में इजाफे का खतरा इस सूरत हाल में बढ़ जाता है। इस वक्त मुल्क में पेट्रोल और डीजल तकरीबन 414 रुपये फी लीटर से भी ज़्यादा है। अब यहाँ पर तशवीशनाक बात यह है कि हुकूमत ने कई मौके पर आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं दिया। इसके बजाय लेवी को बढ़ा दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जा सके। यही वजह है कि जुलाई में हमने ये देखा कि 145 अरब रुपये लेवी की मद में वसूल किए गए। फिर अगले महीनों में भी सूरत हाल ये रही। नवंबर में 150 अरब से ज़ायद, फिर दिसंबर में 157 अरब रुपये, फिर जनवरी फरवरी में भी कमोबेश सूरत हाल ऐसे ही रही, 120 और 124 अरब। फिर मार्च में तकरीबन 137 अरब रुपए सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में लिए गए, जबकि जंग उरूज पर थी और हालात बहुत ख़राब थे। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स का बोझ एक जैसा नहीं है। हुकूमत ज़्यादातर बोझ पेट्रोल कंज्यूमर्स पर डालती है क्योंकि पेट्रोल ज़्यादातर प्राइवेट गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। अब डीजल चूँकि ट्रांसपोर्ट के साथ साथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सप्लाई चेन का बुनियादी फ्यूल है, इसलिए हुकूमत उस पर निस्बतन कम लेवी लगाती रही है ताकि महंगाई का दबाव मजीद उस तरफ ना बढ़े। अब एक अंदाज़ा है जिसके मुताबिक तकरीबन 400 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 100 से 117 रुपये तो सिर्फ ये पेट्रोलियम लेवी के हैं। फिर कस्टम्स ड्यूटी तकरीबन 24 रुपये फी लीटर है। इसके अलावा क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है, उसके साथ फिर ऑयल मार्केटिंग का मार्जिन है, फिर डीलर का कमीशन है, इसके अलावा फ्रेट चार्जेस भी शामिल हैं। यानी आवाम जो कीमत अदा करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा बराह रास्त हुकूमती टैक्सेस और लेवीज पर ही मुश्तमिल होता है। अब ये पॉलिसी हुकूमत को वक्ती माली सहारा तो ज़रूर दे रही है, मगर इसके माशी असरात बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं। फ्यूल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, जिसका असर खुराक के साथ साथ इंडस्ट्रियल गुड्स और फिर इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों पर पड़ता है। फॉरेन का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। पाकिस्तान जैसे इंपोर्ट बेस इकॉनमी वाले मुल्क में पेट्रोल की कीमत तकरीबन हर सेक्टर को मुतासिर करती है। अब इकॉनमी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आलमी तेल की कीमतें $110 फी बैरल के आसपास रहती हैं और हुकूमत मजीद लेवी बढ़ाती है तो आइंदा महीनों में महंगाई की बहुत तेज़ी के साथ एक नई लहर आ सकती है। ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट के साथ एग्रीकल्चर पर इसके बहुत ही मनफी असरात मुरतब होंगे। फूड आइटम्स और छोटे कारोबार शदीद दबाव में आ सकते हैं। हुकूमत के लिए अब चैलेंज क्या है? वो ये है कि IMF टारगेट भी पूरे करे और अवामी भी कंट्रोल में रखे, और वो सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब सूरत हाल को बेहतर अंदाज से काबू में रखा जा सके। इस पर हम ज़रा गुफ्तगू करते हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब साबिक CEO एट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शुजात फारूक साहब हेड ऑफ रिसर्च हैं पाइट के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, गुफ्तगू में आपसे शुरू करता हूं कि ये अब 1 लीटर पेट्रोल पर 117 रुपये लेवी, बाकी सारे टैक्सेस मिलाकर इसकी कीमत 400 से भी ज़्यादा। अब आलमी मार्केट में तो ये इस वक्त खाम तेल $100 से नीचे नहीं आ रहा, तो हमारे यहाँ ये हालात इसी तरह रहेंगे? कीमत नहीं बढ़ती तो लेवी बढ़ा दी जाती है, लेवी को अगर स्टैटिक रखा जाता है तो कीमत के ज़रिए उस फिगर को ऊपर लेकर जाते हैं। क्या करने जा रही है हुकूमत? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सारा मामला बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और जो है ना, कोई ये नहीं समझ पा रहा कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। मुझे तो इस बात की फिक्र है, आप लेवी की बात बाद में हम करेंगे। आप ये देखें कि अगर हम $70 के एवरेज से बजट के अंदर हमने इसको हमने अकाउंट फॉर किया है, अब अगर उसकी प्राइस हुई $100 मिसाल के तौर पर, तो ये $30 जो हैं वो कहाँ से आएंगे? आपने आवाम से तो ले लिए $30 बढ़ा के, $30 के हिसाब से, लेकिन लिए किस में? रुपए में लिए ना। अब अगर आप जो खरीद रहे हैं वो डॉलर में खरीद रहे हैं, तो ये डॉलर और कहाँ से आएंगे? अगर ये 3 चक्कर हो गए, 30 तो 90 और $100 के करीब, आप यानी आपका बिल डबल हो गया, तो ये आप कैसे करेंगे? 3 महीने का बिल डबल हो जाएगा। तो मुझे तो ये फिक्र है कि डॉलर की बहुत जबरदस्त तंगी हो जाएगी और हमको देखना चाहिए। इसके लिए कंजर्वेशन के सारे मेजर्स लेने चाहिए। जहाँ तक लेवी का सवाल है, देखें ये यहाँ ये कर रहे हैं, इनका शॉर्टफॉल चल रहा है ना FBR का, तो वो उसको परसेंटेज टर्म्स में वही रखे, बट सीधा लीजिए से मत ले जो है ना, वो जो है ना उसके अंदर वो अपना वो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में निकालेंगे तो उसको उन्होंने मेंटेन किया हुआ है।
अगर आप परसेंटेज, अगर आपके पहले $300 के ऊपर आपकी परसेंटेज मिसाल के तौर पर 30% थी, तो आज भी आपने 400 पे भी 30% लिए। हालांकि वो उसको फ्रीज कर देना चाहिए। जहां आपने ये काम किया वहां आपको फ्रीज कर देना चाहिए कि भाई ये जो ना ये अब हम इसको जो है ना लेवी को अवाम के ऊपर ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम इसको फ्रीज कर देते हैं। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर ने लेवी के अंदर कुछ कमी भी की है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। उनको ये चाहिए था कि अगर पहले 70 रुपए मिलते थे तो उसको फ्रीज करके 70 ही ले, उसके आगे ना बढ़े। तो ये चीज जो है ना ये नहीं हो रही। इसको जो है ना ये इनको ठीक करना चाहिए कि भाई ये कहाँ से, ये कैसे करेंगे। ये बाकी जो है ना मैं समझता हूँ इसके अगर आप रिपरकशंस पूछते हैं इन्यूमरस, पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा फिस्कल चैलेंज है, बहुत बड़ा मॉनेटरी चैलेंज है। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि आप एक्सपोर्ट कमाने की बात करें, मराद दें एक्सपोर्ट सेक्टर को। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो चीज करनी पड़े वो दें। रुपए दे के डॉलर खरीदने की इस वक्त पोजीशन है। आपने रुपए देने और डॉलर खरीदने, आपने अपनी मसनूआत के दाम वहां ले जाने हैं, कॉस्ट को वहां ले जाना है जहां हम आलमी मंडियों में कॉम्पीट कर सकें और ज्यादा डॉलर ला सकें। इसके अलावा कोई इसका इलाज नहीं है। जो वो इलाज है वो अभी हो नहीं रहा, उसको होना चाहिए। तो जुबैर साहब, ये जो 600-700 अरब का इस वक्त शॉर्टफॉल है एफबीआर के टारगेट में, ये भी रिवाइज टारगेट में, जो एक्चुअल टारगेट आईएमएफ के सामने रखा था उसमें नहीं है। तो ये एक इदारे की नाअहली का बोझ इस वक्त पूरे मुल्क की आवाम उठा रही है। तो ये अब इस नाअहली पर भी कोई इस वक्त नजर रखेगा? इसको भी मैं आपको बताऊं, नहीं बिल्कुल मेरी बात जो है ना, मैं हमेशा हम गवर्नमेंट की ओपोजिशन की बात करते हैं। इसमें देखें ये इन्फ्लेटेड क्लेम्स थे। ये आईएमएफ के कहने पर उन्होंने बड़े बड़े टारगेट शो किए थे। टैक्स क्या होता है? एक इंग्लिश का एक फ्रेज है कि टैक्सेस आर नथिंग बट द बाई प्रोडक्ट ऑफ वाइब्रेंट व्हील ऑफ द इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी। इसके अलावा कुछ नहीं है। जो पहिया इंडस्ट्री का है, जितनी स्पीड से चलेगा उतने टैक्सेस गिरते चले जाएंगे। आपका ये कोई टैक्स कोई आसमान से नहीं आता। टैक्स आता है जब आपका प्रोडक्शन आता है और बिल्कुल वो चेक होता है आपने उस प्रोडक्शन को, फिर आपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। वो लेवी इस तरह से करते हैं कि ग्रोथ पिछले साल की 3% थी, इस दवा भी 3% आई थी, वो लगा के उसको जो है ना आगे के टारगेट को बता देते हैं कि भाई ये टारगेट हो गया। रियलिस्टिक टारगेट जब तक नहीं करेंगे ये देखें, तब तक जो है ना ये तो चीजें होती रहेंगी। आईएमएफ का प्रेशर होता है, वो भी क्या करेंगे? आईएमएफ प्रेशर के तहत जो है ना वो आगे जो है ना उसको बातों को कर देते हैं और कमिटमेंट्स कर देते हैं। असल तो कमिटमेंट वो है जो आपकी जीडीपी है उसके हिसाब से टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके हिसाब से अगर टैक्स आ रहा है तो फिर आपने इन्फ्लेटेड आपने नंबर्स दे दिए आईएमएफ को और उसके बाद कहते हैं ये टारगेट मिस हो गया। टारगेट मिस नहीं हुआ। इंडस्ट्री ने जितना प्रोडक्शन किया उसके ऊपर उसी के ऊपर टैक्स देगी ना। जब आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो सेल होती है तो सेल्स टैक्स मिलता है। जब आप इनकम करते हैं तो इनकम टैक्स मिलता है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो आप मुझे बताएं फिर हम क्या बातें कर रहे हैं, इस तरह से होगा उस तरह से होगा। तो मजीद जुबैर साहब, हम तो पिछले टारगेट्स को कह रहे हैं कि अनरियलिस्टिक टारगेट हैं, बड़े ह्यूज एम्बिशियस टारगेट थे। इस बार तो उसमें भी कोई 2000 अरब से ज्यादा का इजाफा किया जा रहा है उस टारगेट में भी। तो ये अगला वाला कितना ह्यूज होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर कहीं मुझे कोई गुंजाइश कहीं नजर नहीं आती कि 2000 अरब रुपए जो है वो आपका जो है ना वो कहाँ से आएंगे। मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ सकता। मैंने जितना भी थोड़ी बहुत जो मेरा भी इल्म है उसमें मुझे नहीं लगता कि फाइनेंस मिनिस्टर वुड हैव अ स्पेस टू लेवी another 2000 बिलियन ऑफ टैक्सेस। नहीं, इसलिए कि जो हमने चीजें थी जिनके ऊपर टैक्स लग सकता था उनके सब के ऊपर हमने लगा दिया। अब आपने जो है ना कस्टम ड्यूटी की जो आईएमएफ के साथ जो बात है उसके अंदर आपने कस्टम ड्यूटीज को कम करना है। ये हमारी कमिटमेंट है। अगर कम करना है तो आपकी रिडक्शन होगी आमदनी के अंदर। तो ये मुझे नजर नहीं आता। फिर रॉ मटेरियल में हम बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करेंगे और रॉ मटेरियल की ड्यूटीज को कम करेंगे। हमारा 86% रेवेन्यू तो पोर्ट से आता है, जो कि आपकी मोस्टली बेस्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल। तो कैसे करेंगे मुझे नहीं नजर आता और मैं नहीं समझता कि ये होगा। सही। चलें जुबैर साहब, जरा शुजात साहब से भी उनकी मैं इस पर राय लेता हूँ। शुजात साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल है, ये नया 2000 अरब या 2300 अरब इसमें ऐड हो जाता है अगर इस टारगेट में, तो ये अगली बार तो फिर लेवी की और बढ़ जाएगी। 80 रुपये की आईएमएफ के साथ कमिटमेंट हुई थी, आज हम 117 रुपये पर लीटर भर रहे हैं और एक आम शख्स भी इससे परेशान है। पेट्रोल शायद आने वाले दिनों में कुछ 450-500 रुपये लीटर हो जाएगा अगर ये $8-10 का इजाफा हो जाता है। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मैं जुबैर साहब से एग्री करता हूँ कि आप देखें इस बार से जो सबसे हाईएस्ट 3-4 इकानमीज जो वल्नरेबल हैं उसमें पाकिस्तान भी एक है।
और आप बहुत से कंट्रीज में देखें, इवन आप इंडिया को देखें, तो उन्होंने प्राइसेस को आगे कंज्यूमर पे ट्रांसमिट नहीं किया। तो हमारी प्राइसेस इसीलिए ट्रांसमिट हुई हैं क्योंकि हम एक आईएमएफ प्रोग्राम के अंडर हैं कि जहाँ पे हमारे पास नंबर एक तो सर्टन टारगेट्स ऑलरेडी फिक्स हैं और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और दूसरी तरफ शायद गवर्नमेंट के पास भी अगर आप देखें तो स्पेस नहीं है। जिस तरह जुबैर साहब ने बताया है, आप भी कह रहे हैं कि हमारा ऑलरेडी रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है। एक्सपोर्ट्स को अगर हम देखें, जो जुलाई टू मार्च था, अगर हम पिछले साल के पीरियड से देखें तो तकरीबन हमारी को 1.5 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कम हुई है। तो आ जाके आपको डॉलर्स कहाँ से मिलते हैं? या आपने एक्सपोर्ट से कमाने हैं या आपने कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कमाने हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पिछले साल की निस्बत कम आई है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को देखें वो भी नेगेटिव है। और जो हमारी ओवरऑल जो हमारे ये इंडिकेटर्स हैं, अगर हम पिछले पीरियड में देखें जुलाई से मार्च में, तो 1.6 बिलियन डॉलर का हमारा करंट अकाउंट बैलेंस था, जो कि सिर्फ ये ऑयल प्राइसेस की वजह से, इससे पहले बहुत अच्छा चल रहा था। वो बार होप कि इस दफ़ा ये सरप्लस हम अचीव करेंगे, तो इस दफ़ा नहीं लग रहा कि ये हम सरप्लस अचीव करेंगे। तो मेरे ख्याल से जब भी देखें जो $100 से ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो हमारी इकोनॉमी नोवेयर, मैं बहुत सिंपल वे में कहूँगा कि शायद हमारी इकोनॉमी की वो कैपेसिटी ही नहीं है कि हम उससे ऊपर वो ऑयल प्राइसेस को एब्जॉर्ब करें। और सेकंड ये भी देखिएगा कि हमारे कंट्री में जो ब्रेंट प्राइसेस हैं वो भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं दुबई मार्केट से, और दुबई में ब्रेंट जो प्राइसेस हैं उससे भी को $20 प्राइसेस और ऊपर होती हैं। तो इसलिए हम जो प्रैक्टिकली प्राइस पे कर रहे हैं वो इस वक्त तकरीबन, जब आप एक्चुअल प्राइस लेते हैं फिर उसके ऊपर वार प्रीमियम देखिएगा, फिर फ्रीट के प्रीमियम देखिएगा, तो इस वक्त हमको 140 to 150 के राउंड अबाउट पे कर रहे हैं। तो अब शिराज साहब, ये इस वक्त इंडस्ट्री पर इसका जो असर पड़ा है, कॉस्ट उनकी बढ़ी है, पहले ही बिजली और गैस के इशूज़ थे, अब ये पेट्रोलियम कॉस्ट, फ्रेट चार्जेस भी बढ़ गए। अब वो इस बजट में कुछ रिलीफ चाहते हैं। आईएमएफ के साथ इस वक्त ज़ाहिर नेगोशिएशंस चल रही हैं। माजी में कभी हमने देखा नहीं कोई ख़ास रिलीफ आईएमएफ ने दिया हो या कुछ इस तरह की पाकिस्तान के इंडस्ट्री को चलाने के लिए। तो अब ये इस वक्त हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग है कि इंडस्ट्री को भी रिलीफ देना है, उसका फिस्कल स्पेस कुछ मौजूद है, अगले 1-2 हफ्तों में कोई ऐसा इंतज़ाम कर सकेगी गवर्नमेंट? हाँ जी, मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जब हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंडर होते हैं तो बहुत से टारगेट ऑलरेडी सेट किए जा चुके होते हैं। तो मेरे नज़दीक तो हमने बहुत सी कमिटमेंट अगले फिस्कल ईयर की ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो हमारा थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट इशू है वो ये है कि हमारा जो टारगेट चल रहा है वो रेवेन्यू टारगेट है, हमारा ग्रोथ टारगेट नहीं है। और जब भी हम आईएमएफ प्रोग्राम में होते हैं तो फिर आपको पता है आप रेवेन्यू पे फोकस करते हैं, हालांकि आप बजा फरमा रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन में गवर्नमेंट जब भी इकोनॉमी स्लगिश होती है, ग्रो नहीं कर रही है, तो आप रेवेन्यू साइड पे, टैक्सेस साइड पे स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि इकोनॉमी ग्रो करे। लेकिन गवर्नमेंट भी, आपको पता है कि हमारा बड़ा एम्बिशियस टारगेट है कुछ रेवेन्यूज़ के भी, और वो जाहिर है वो जब अचीव नहीं होंगे तो हमें कहीं ना कहीं से वो लो हैंगिंग फ्रूट को पकड़ना होगा, चाहे वो हम कोई टैक्सेस वर्कर्स के ऊपर लगाएं, कुछ सैलरीज के ऊपर कट करें, कोई किसी तरीके से भी उसको हम करें। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद हम इस बजट में भी कोई ऐसा वो बड़ा रिलीफ नहीं दे पाएंगे। तो शिवा साहब, इसका मतलब कि हमारे पास कोई वे आउट नहीं है, अब सिर्फ यही है कि हम दुआ करें कि ऑयल प्राइसेस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएं, कोई $20-25 उनमें एक डिक्लाइन वाली सिचुएशन हो, तभी हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। नहीं तो हमारे पास कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रेटेजी, कोई वे आउट इसका नहीं है प्रैक्टिकली। देखिए जी, वो तो हमारे पास हम आज तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उस तरीके की कर ही नहीं पाए, इसलिए हम 70-75 सालों में 25 दफ़ा आईएमएफ के पास गए हैं। और जब भी एक राइट टाइम होता है उस वक्त वो जो हमें रिफॉर्म्स करनी चाहिए वो नहीं हम कर पाए। और इवन ये अगर वार, हमने कोई पाइट से एनालिसिस किया कि अगर ये वार रुक भी जाए तो तब भी ऑयल सप्लाई की रिकवरी में एक टाइम लगेगा। और स्पेशली जो डीजल प्राइसेस हैं, जो कि तकरीबन जो टोटल हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें 30% शेयर डीजल का है और उसकी प्राइसेस भी हाई होती हैं, तो वो 50-50 पे चला जाता है।
तो उसकी शायद रिकवरी, क्योंकि वो कुवैत से हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पे सप्लाई सीरियसली डिस्टर्ब हुई हुई है। तो शायद ये 1 साल तक ये हमारे लिए बड़ा एक रिस्की ईयर है कि जहाँ पे शायद जो डॉलर है उसके ऊपर भी एक अल्टीमेट प्रेशर आएगा। ठीक है, चलें, यानी आगे के हालात भी कुछ ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजात फारूक साहब, हेड ऑफ रिसर्च मौजूद थे। जुबैर मोतीवाला साहब, फॉर्मर CEO ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त शदीद चैलेंजेस से गुजर रही है और अब इस इंडस्ट्री ने आइंदा वफाकी बजट यानी 2026-27 के लिए हुकूमत से कुछ रिलीफ पैकेजेस के मुतालबात किए हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट ने वाज़ेह किया है कि अगर एनर्जी कॉस्ट के साथ साथ टैक्सेस और कैश फ्लो के मसाइल हल ना किए गए तो फिर मुल्की एक्सपोर्ट्स मजीद दबाव का शिकार हो सकती है, चूँकि हालात कुछ बेहतर इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत और टेक्सटाइल सेक्टर के दरमियान होने वाले हालिया इजलास में इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के साथ सस्ती बिजली और गैस और फौरी टैक्स रिफंड्स के अलावा एक्सपोर्टर्स के लिए आसान फाइनेंसिंग और इंडस्ट्रियल अपग्रेडेशन पर भी जोर दिया है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फिस्कल ईयर 2025-26 के पहले 8 माह में 12 से 13 अरब डॉलर के दरमियान रही हैं। ये फिगर सामने आए। एक्सपोर्ट्स को पिछले फिस्कल ईयर के पहले 8 माह के मुकाबले में अगर हम देखें तो इसमें बहुत मामूली सा इजाफा हुआ है, लेकिन ये कोई काबिल जिक्र इजाफा नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री अब भी बढ़ते हुए कॉस्ट के शदीद दबाव का शिकार है। अब इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट से कहते हैं कि वो महंगी बिजली और दीगर अखराजात की वजह से खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ प्रोडक्शन कॉस्ट में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स शदीद दबाव का शिकार हमें नजर आती है। अब सबसे बड़ा मसला बिजली और गैस की कीमतें हैं। अब स्पिनिंग के साथ वेविंग और डाइंग के साथ प्रोसेसिंग यूनिट्स में एनर्जी प्रोडक्शन कॉस्ट का बुनियादी हिस्सा बनती है। बिजली टैरिफ में इजाफे से फी यूनिट कॉस्ट बढ़ती है, जबकि बार बार लोड शेडिंग के बायस इंडस्ट्री महंगे कैप्टिव पावर प्लांट्स चलाने पर मजबूर हो जाती है। अब इससे मुनाफा ज़ाहिर बहुत तेज़ी से कम होता है। इसके अलावा फिर इंडस्ट्री के लिए रिफंड्स में ताख़ीर का भी एक बड़ा मसला है। सेल्स टैक्स रिफंड के साथ ड्यूटी ड्रॉबैक और दीगर इंसेंटिव्स की अदायगी ताख़ीर से होने के बायस इंडस्ट्रियलिस्ट के अरबों रुपए फंस जाते हैं। इससे एक्सपोर्टर्स को बैंक से महंगी फाइनेंसिंग लेना पड़ती है और फिर कैश फ्लो इससे मुतासर हो जाता है। अब टेक्सटाइल शोबे ने सुपर टैक्स के साथ एडवांस टैक्स और जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टैक्स निज़ाम है उसको भी कारोबारी कॉस्ट में इजाफे की एक अहम वजह करार दिया है। फिर एक और बड़ा मसला खाम कपास की पैदावार में कमी है। जो लोकल कॉटन है उसकी कम पैदावार के बायस सनत को इम्पोर्टेड कॉटन और यार्न पर रिलाय करना पड़ रहा है, जिससे डॉलर अखराजात बढ़ रहे हैं, कीमतों का दबाव भी बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर हुकूमत बिजली गैस टैरिफ में रिलीफ के साथ फौरी रिफंड और फिर कुछ इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसियाँ बनाती है तो ये एक्सपोर्ट हमारी दोबारा तेज़ी के साथ बढ़ सकती है। लेकिन ये कितना आसान है, हुकूमत बजट में अब क्या तवक्को रखी जा सकती है इस टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हसन शफकात साहब CEO हैं पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो तजवीज़ हैं वो तो आपने हुकूमत के हवाले कर दिए हैं, अब इसमें रिलीफ कितना मिल सकता है, किस किस सेक्टर में मिल सकता है, एक्सपेक्टेशन क्या है आप लोगों की? सर वी आर रियली होपफुल और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ही वाज काइंड इनफ, उन्होंने हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा दिया, सारे प्रपोजल्स को डिटेल से सुना, उसके ऊपर उन्होंने अपना भी ओपिनियन शेयर किया कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं तो फिस्कल स्पेस गवर्नमेंट के पास बहुत कम है। लेकिन हमने गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें ये बताई कि जी IMF प्रोग्राम की एग्रीमेंट के साथ ही आपने अपनी टैक्स रिजीम जो है वो रिवाइज की थी और उसके अंदर जो हमारे डिफरेंट हेड्स के अंदर रिफंड्स जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, मीडिया में जैसे कि आपने अभी खुद भी इब्तदाई में बताया और मीडिया में ये चीज़ एक रिपोर्ट हुई है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री शायद कोई कैश रिलीफ गवर्नमेंट से मांग रही है। हमने सिर्फ गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो ऑलरेडी पेंडिंग रिफंड्स हैं जिनकी कुल तादाद मुख्तलिफ हेड्स में तकरीबन 327 अरब रुपया बनती है, अभी जो कैश का और हमारे पास एक कैपिटल का क्रंच है, तो अगर ये रिलीज कर दिया जाए जो पेंडिंग रिफंड्स हैं तो काफ़ी बेहतरी हो सकती है। फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें बताया कि वो इंशाल्लाह अभी उनकी निगोशिएशंस भी स्टार्ट हो रही हैं IMF के साथ, ये सारी जो हमारे प्रपोजल्स हैं वो उनके साथ टेकअप करेंगे। ही वाज आल्सो होपफुल और हमें भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बजट में कोई ना कोई रिलीफ गवर्नमेंट ज़रूर देगी।
तो हसन साहब, ये ज़ाहिर यकीनी तौर पर IMF ने तो नहीं ये उन पर कोई पाबंदी लगाई होगी कि ये जो पेंडिंग रिफंड्स हैं उनको रोक दिया जाए। गवर्नमेंट के पास शायद फिस्कल स्पेस नहीं बन पा रहा इस जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन के नतीजे में, और या उससे पहले भी यही सिचुएशन थी, चूँकि ये 2.5-3 महीने के जो चैलेंजेस हैं, ये गैस महंगी, बिजली महंगी, इससे तो कैश फ्लो यकीनी मुतासर हो सकता है। उससे पहले भी सूरत हाल यही थी? जी सर, अगर आप साल के शुरू से ही देखें तो हमारा एक्सपोर्ट का जो ट्रेंड है वो डिक्लाइनिंग था। जाहिर है जंग जो स्टार्ट हुई है ईरान US इजराइल वाली, वो तो 28 फरवरी से दिस ईयर स्टार्ट हुई है, लेकिन जो उससे पहले का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है वो यही चीज़ बता रहा है कि ऑलरेडी कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स फेस कर रहे हैं। यही चीज़ हमने फाइनेंस मिनिस्टर के भी सामने रखी और उनके सामने हमने कंप्लीट एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट शेयर की, जिसमें हमने बताया कि पाकिस्तान के जो कंपैरेटर कंट्रीज हैं, जिनमें वियतनाम है, इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है, वहाँ पे इस वक्त क्या टैक्स पॉलिसीज चल रही हैं, वहाँ पे क्या एनर्जी रेट्स चल रहे हैं और किस किस्म की फैसिलिटेशन उनकी गवर्नमेंट्स उनके एक्सपोर्ट सेक्टर को प्रोवाइड कर रही हैं। क्योंकि हमारा कंपटीशन विद इन पाकिस्तान नहीं है, हमने कम्पीट उन बिजनेसेस के साथ करना होता है जो दूसरे रीजन्स में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, वियतनाम हो, बांग्लादेश हो। तो हमने उनको ये एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान में अगर इफेक्टिव टैक्स रेट 4% से 5% प्रॉफिट मार्जिन पे 68% है, तो उसके साथ तो कोई कम्पीट नहीं कर सकता। हमने साथ उनको बताया कि वियतनाम के अंदर जो इफेक्टिव टैक्स बर्डन बनता है वो तकरीबन 20% है। बांग्लादेश में यही 22.5% से लेके 27.5% तक का इफेक्टिव टैक्स बर्डन बनता है। इंडिया में यही 26 से 34% है। पाकिस्तान में 68.27% है। इसके साथ compete करना बहुत मुश्किल है और यही चीज़ वॉर से पहले भी हमें ट्रेंड में नज़र आ रही थी। और हसन साहब, फिर ये टैक्स के साथ साथ जो इस वक्त कॉस्ट का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के जो प्राइसेस इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हैं। कुछ महीने पहले गवर्नमेंट ने एक पैकेज अनाउंस किया जो कि ज़ाहिर है वही काफ़ी नहीं था, लेकिन उसके बाद ऊपर से ये जंग भी आ गई है। तो अब ये कॉस्ट वाले सिलसिले पर कन्विंस नज़र आए आपको फाइनेंस मिनिस्टर, उसको कुछ मैनेज करने की कोई श्योरिटी उन्होंने दी है? सर देखें, मिसाल के तौर पे जैसे अगर आप एनर्जी कॉस्ट में गैस की बात करते हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि RLNG की जो इंपोर्ट्स हैं मिडिल ईस्ट से वो बिल्कुल रुक चुकी हैं। हमने गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट की कि जी अगर आप इस वक्त सिस्टम की गैस हमें सेल कर रहे हैं तो आप उसकी वो प्राइस हमें चार्ज करें जो आपको खुद कॉस्ट पे करना पड़ रही है। अनफॉर्चुनेटली जो अभी रिसेंटली SNGPL ने अपनी कॉस्ट ओगरा के अंदर सबमिट की है, उसके अंदर जो चार्जेस वो RLNG की मद में बिजनेसेस को डाल रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने इंपोर्टेड RLNG की प्राइस भी इनबिल्ट डाली हुई है। अच्छा। हमने उनको ये बताया कि सर अगर आप RLNG इंपोर्ट ही नहीं कर रहे तो फिर आप उसका रेट हमें क्यों चार्ज कर रहे हैं। प्लस अगर आपने क्रॉस सब्सिडाइज करना है, जैसे गैस की प्राइस में हमसे महंगी गैस बेच के उससे जो पैसे आ रहे हैं उनको पावर सेक्टर पे यूज किया जाता है सब्सिडाइज करने के लिए और उसके सर्कुलर डेट को हैंडल करने के लिए। ये जो पॉलिसीज हैं ये IMF के कहने पे नहीं है, ये तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज हैं। तो ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन करना, टैक्स लगा के एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को सपोर्ट करना, ये चीज़ गवर्नमेंट को चेंज करनी चाहिए और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट अब इस पॉलिसी को चेंज करेगी। ठीक है, चलें हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो ये सारे प्रपोजल रखे गए हैं इस वक्त गवर्नमेंट के सामने वो इनको संजीदा ले और बजट में कोई अच्छी खबर निकल कर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया हसन शफकात साहब, CEO काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो अब आम की जो पैदावार है उसमें भी 20% इस वक्त कमी दिखाई दे रही है। ये हमारी फ्रूट एक्सपोर्ट को और हमारी लोकल मार्केट को किस हद तक और कितना मुतासर कर सकती है, ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की मैंगो इंडस्ट्री इस साल एक बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। फिस्कल ईयर 2026 में आम की पैदावार तकरीबन 20% कम होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जबकि सीज़न भी मामूल से देर से शुरू हुआ है। गुज़िश्ता साल तकरीबन 18 लाख टन पैदावार के मुकाबले में इस साल ये पैदावार कम होकर 15 लाख टन के आसपास रह सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मार्च और अप्रैल में गैर मामूली ठंडे और ह्यूमिड मौसम ने आम के फूल और फ्रूट सेट को शदीद मुतासर किया है।
अब इसके नतीजे में कई इलाकों में दरख्तों पर फूल तो आए मगर फल मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हो सका है। खासतौर पर जनूबी पंजाब के बड़े मैंगो बेल्ट्स जैसे मुल्तान, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ और शुजाबाद में पैदावार खासी कम देखी गई। इसके मुकाबले में सिंध में मीरपुर खास, टंडोला यार और हैदराबाद में पैदावार बेहतर रही है। पाकिस्तान दुनिया के अहम मैंगो एक्सपोर्टर्स में शुमार होता है। मुल्क से एक्सपोर्ट होने वाली बड़ी अकसाम में सिंदरी, चौसा, अनवर एटोल, दशहरी और लंगड़ा शामिल है। अब इनमें खास तौर पर सिंदरी और चौसा यूरोप और खलीजी ममालिक और बरतानिया में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आम जायके के साथ खुशबू और मिठास की वजह से आलमी सतह पर बड़ा मुमताज़ समझा जाता है। लेकिन इस इंडस्ट्री का असल पोटेंशियल अभी भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ। पाकिस्तान में तकरीबन 1.6 लाख हेक्टेयर पर आम की काश्त होती है, लेकिन एक्सपोर्ट अब भी पैदावार के महदूद हिस्से तक ही रहती है। अब इसकी बड़ी वजह पोस्ट हार्वेस्ट नुकसानात के साथ कमज़ोर कोल्ड चेन और नाकिस पैकिंग के अलावा फ्रेट कॉस्ट और सख्त आलमी फूड सेफ्टी शराइत भी हैं। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक इस साल सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के बायस शिपिंग कॉस्ट बढ़ी है और पाकिस्तान चूँकि यूरोप और बरतानिया के लिए ज़्यादातर मशरक़ वस्ती की एयरलाइंस पर रिलाई करता है, इसलिए महदूद कार्गो स्पेस और कम फ्लाइट्स भी एक बड़ा मसला है। अब एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की मैंगो इंडस्ट्री में बेपना पोटेंशियल तो मौजूद है। अगर कोल्ड स्टोरेज के साथ प्री कूलिंग और फिर इसके अलावा प्रोसेसिंग प्लांट्स के साथ बरामदी पैक हाउसेज और जदीद सप्लाई चेन पर इन्वेस्टमेंट की जाए तो पाकिस्तान न सिर्फ ताज़ा आम बल्कि मैंगो पल्प के साथ ड्राई मैंगो और फिर वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स भी आलमी मार्केट में ला सकता है और बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सकता है। अब इस साल सूरत हाल कितनी चैलेंजिंग है, इस पर हम बात करेंगे। वही मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड मर्चेंट एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ हैं। वही साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 20% कमी का मतलब कि जो हमारा फिगर है एक्सपोर्ट का वो भी कम हो जाएगा, जो मकदार है आम की वो भी एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगी, तो लोकल मार्केट में भी इससे कीमत पर कोई फ़र्क पड़ेगा? ओवरऑल क्या सूरत हाल रहेगी? देखें जी, शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में लिया और किंग ऑफ फ्रूट की बात हम कर रहे हैं। बात यह है कि हमें हर चीज़ की जो आपने बातें की है वो सही है, और मगर इसमें और भी क्लियर कर दूं कि जो फिगर है ना, एक्चुअली अभी अपडेटेड फिगर हुए मैंगो प्रोडक्शन के, खासकर पंजाब के अंदर, ये सैटेलाइट से और जो ड्रोन से ये लिए गए पूरे फिगर जो सर्वे हुआ है, इसलिए कि हम हमेशा सर्वे को मानते नहीं थे प्रोडक्शन के। जो सर्वे जो हुआ है सिर्फ पंजाब की जो प्रोडक्शन है हमारी वो 2.2 मिलियन मेट्रिक टन है, और अगर मैं पंजाब की और सिंध की अगर ऐड कर लूँ और केपी की ऐड कर लूँ तो ये 2.7 मेट्रिक टन 2.7 मिलियन मेट्रिक टन होती है, और जिसके अंदर 20% का अभी तक इम्पैक्ट आया हुआ है। अभी तो सीजन भी फुल फ्लैश नहीं स्टार्ट हुआ, अभी तो पंजाब एंड ऑफ जून में स्टार्ट होगा, अभी तो सिंध शुरू हुआ है, वो भी लाइक 15 से 20% जो है मैंगो सिंध से आ रहा है। क्योंकि वजह क्या जो है क्रॉप होने की मेन वजह है कि क्लाइमेट चेंज, सर्दियां देर तक रही और गर्मियां लेट आई, तो उसकी वजह से जो है आपकी जो है प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आया। सिर्फ पाकिस्तान के मैंगो पे नहीं, पूरे एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट आएगा, और हमें इसके ऊपर प्लानिंग करना चाहिए हुकूमत को, प्रोविंस को, इसलिए कि 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों की जिम्मेदारी है, मगर काम प्रैक्टिकल हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी जो मुझे बड़ा क्लियर विजन है वो नजर आ रहा है। सिर्फ हम वीट की बात करें और दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। जब से अगर आप 2014 से देखें आपके यहाँ फ्लड आना शुरू हो गए, मगर अब इन 3-4 साल से बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है। बात आपने की है वैल्यू एडिड की और ड्राई एडिड। वैल्यू एडिड भी हमने यहाँ पे, मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो हमारे पास कैपेसिटी है, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है 60,000 टन की, मगर हम बदकिस्मती से 10-15 हज़ार टन मुश्किल से बनाते हैं, क्योंकि जब से हुकूमत पाकिस्तान ने लोकल इंडस्ट्री के अंदर FD 20% टैक्सेस लगा दिए। आप ये सोचे अगर 100 रुपए का जूस होगा, 18% GST, 2% दुकानदार के और 20% ये, तो 40% तक जो है टैक्स है, 40 रुपए आप टैक्स के भरते हैं। ये इंडस्ट्री जूस की 40% डिक्लाइन हुई, उसकी वजह है कि वो पल्प से जूस बनते हैं। तो बात ये है कि हमारी हुकूमत को इस बात को समझना चाहिए। एक तरफ हम वैल्यू एडिड की बात करते हैं, प्रमोट करते हैं, और आपने इंडस्ट्री का जो है 49% सेल डिक्लाइन हुई है पाकिस्तान के अंदर। उससे 3 लोगों का नुकसान हुआ है। ग्रोवर का जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी जो मैंगो जो था, जिससे पल्प बनता था, उस पर इम्पैक्ट आया। जो पल्पिंग यूनिट पाकिस्तान में लगा उस इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आया। जो जूस इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट आया, तो आप सोचें कितना बड़ा इम्पैक्ट आया। इकोनॉमी वाइज अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
कम होती है, जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो आपकी कॉस्ट कम होती है। सही। तो ये टोटली इम्पैक्ट आया, हमारे एक्सपोर्ट पे भी आया। हम जो आपने कूल चेन की बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पाकिस्तान में 45 प्लांट है जो हॉट वाटर के हैं, और वीएचटी प्लांट पाकिस्तान में 2 प्लांट है जो जापान भी एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए क्वालिटी है तो हम जापान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, यूएसए कर रहे हैं, चाइना कर रहे हैं, ईरान कर रहे हैं, मोर देन 50 कंट्रीज। तो हमें क्या करना है, आप बात आ गया हमें क्या करना है। ग्रोअर को ये काम करना चाहिए कि अच्छा प्रोडक्ट बनाएं कि हम और वैल्यू ले सके और किसान भी अच्छी वैल्यू ले सके। हम किंग ऑफ फ्रूट तो बोलते हैं मगर उसके साथ उसका हशर बुरा कर देते हैं। और इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि 40 फुट के दरख्त पे जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं डंडे मार के और उसको तोड़ के, जब वो आम के साथ इस तरह बिहेवियर होता है जो ए कैटेगरी से वो बी बन जाता है। अच्छा। जब तक हमारी हाइट आसानी से हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, जिसको डीसेपिंग कहते हैं, जो ये जब स्टेम जब हम काटते हैं उसमें से एक रस गिरता है, वो रस फ्लैश होता है पूरे स्प्रे की तरह, दूसरे आमों पे गिरेगा तो ब्लैक हो जाता है। इसलिए कि दुनिया में सबसे पहले पेरेंट्स बिकता है, फिर टेस्ट बिकता है। तो बात ये है कि हमारे पास मार्केट है तो है, प्रोडक्ट पे किसानों को मेहनत करनी पड़ेगी। हम काफी अरसे से ये बात कर रहे हैं, प्रोविंस हुकूमत का ये काम है। अच्छा, कि अगर आप भाई साहब ये जो 20% की कमी है, अब ये ज़ाहिर आगे सीजन जैसे जैसे आगे चलेगा तो शायद ये 25 या 30% तक भी पहुंच जाए। ये सिर्फ एक्सपोर्ट को ही डिस्टर्ब करेगी या लोकल मार्केट की सप्लाई को भी ये डिस्टर्ब करेगी? यानी 20%, 10-10% या किसी और रेशो से डिवाइड हो जाएगा एक्सपोर्ट मार्केट में और लोकल मार्केट में, या सिर्फ ये एक्सपोर्ट के नंबर्स को डिस्टर्ब करेगा? नहीं जी, एक्सपोर्ट के नंबर को नहीं करेगा क्योंकि आपकी प्रोडक्शन काफ़ी है। और बात यह कि पिछले साल भी हमारी प्रोडक्शन कम थी, पिछले साल तो टोटल 35% कम थी, अभी तक तो हम उससे कम ही है। मगर बात यह कि एक दिन का भी भरोसा नहीं है, कल आंधी तूफान या कुदरती कोई भी आ जाता है आफत, तो फिर उससे क्या होगा, फिर इम्पैक्ट आएगा। मैंने आपको बताया कि अभी तो सिंध भी जो है 20% स्टार्ट हुआ है क्योंकि मैच्योर्ड नहीं है मैंगो अभी। तो बात ये है कि अभी तो हमें नहीं पता कि कल क्या हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, अंधेरी आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। और वही सब पिछले साल के मुकाबले में इस साल कॉस्ट पर कितना फर्क पड़ेगा? चूंकि जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बाद हम ओवरऑल पिछले 2-3 महीनों में एक महंगाई की नई लहर देख रहे हैं, तो इससे जब मार्केट में आम नया नया आता है तो उस वक्त बड़ा महंगा होता है, फिर जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाती है कीमत नीचे आती जाती है। लेकिन इस बार तो शायद बेस प्राइस ही बहुत ज़्यादा होगी पिछले साल के मुकाबले में। देखें, हमेशा यही रेट खुलते हैं क्योंकि जब चीज़ आती है मार्केट में नई तो हर एक उसके पीछे चले जाता है कि हमने मैंगो खाना। आपको पता है मैंगो तो ऐसी चीज़ है, हर एक बंदा उस पर जाता है, तो इसलिए प्राइस से ऊपर जाती है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे मंडी चलती है, मंडियाँ, फ्रूट मार्केट। अगर कम आएगा माल तो उसके रेट ऊपर हो जाएंगे। इसलिए कि मुझे अगले 8-9 दिनों के अंदर मुझे लगता है कि काफ़ी आम आना शुरू हो जाएगा, रेट भी लोकल नीचे की तरफ जाएंगे। और बात यह है कि आपने जो मैं आपको चैलेंजेस बता दूं जो हमारे एक्सपोर्ट में आ रहे हैं, उसमें एक तो सबसे पहले हमारे जो टोटल प्रोडक्शन है एक्सपोर्ट की, जो हमारी टोटल 80% जो एक्सपोर्ट है वो हमारी गल्फ मुल्कों के अंदर है, ईरान के अंदर है और अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान को तो आप क्रॉस कर रहे हैं कि वहाँ पे तो जाएगा ही नहीं। सही। मगर जंग हो रही है ईरान में, गल्फ में भी वॉर हो रही है। और बात है कि हम फ्रेट की बात करते हैं, मैं आपको कंपैरिजन दूं लास्ट ईयर हमारे जो शिपिंग लाइन का फ्रेट है, रेफर कंटेनर की बात करूंगा, जो 40 फुट का होता है, यहाँ से 22 टन कैरी करता है मैंगो, वो पिछले साल 1500 था। अच्छा। और 1500 था। अभी जो फ्रेट जो आलू जा रहा है उसका जो फ्रेट है 7000 से लेके $8000 तक चला गया। और इसके अलावा देखिए, जो पहले मेन पोर्ट था वो यूएई में ऑपरेट नहीं करा, फुजैरा की तरफ लग रहा। फुजैरा से जो दुबई तक कार्गो जाएगा, जो वहाँ पे क्लियरेंस हो रही, जो हॉलेज के खर्चे हो गए, वो पिछले साल वो 500 से कम डॉलर हमारा खर्चा था, अभी वो $3000 पे चला गया। तो अगर मैं दोनों को मिलाऊं, $10,000 और कंपैरिजन लास्ट ईयर की बात करूं तो 8000 हमारे बढ़ गए गल्फ कंट्री के अंदर। तो आप सोचें 8000 की कॉस्ट बढ़ना, डॉलर क्या होगा। और इसी तरीके से भाई साहब, ये कॉस्ट, चूंकि ये कॉस्ट जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, इसे पाकिस्तान के लिए ही इतनी बड़ी है 4-5 गुना, या फिर ये दूसरे मुल्कों के साथ भी यही मामला है? सबके लिए, सबके साथ है। जो भी गल्फ में आएगा, वॉर चार्जेस और जो चीजें वो सब लग रही है, इसलिए कि इंडिया भी फुल फ्लैश मैंगो कर रहा है।
ये जो भी मैं फिगर बता रहा हूँ इंडिया के भी यही लग रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान का जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स वो ये चार्जेस है, तो ये इस तरह की कोई बात नहीं है जी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वहीद अहमद साहब, इन चीफ ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड मर्चेंट एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।